दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 27। जिस तरह ये कायनात पुरअसरारियत का मखज़न है, उसी तरह ग़ुलाम रसूल ने उसकी जामियत का तो अदराक कर लिया था, मगर उसके दीगर ज़ावियों पर कभी गौर नहीं किया था। इसलिए इस किस्म की सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, इस बारे में कभी ना सोचा और ना कभी इल्म हासिल करने की कोशिश की। नतीजन आज शर्मिंदा होना पड़ रहा था। ओए तू क्या सोच रहा है? अली मदद शाह ने अजीब से लहजे में कहा। कुछ नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि तूने कि ये क्या खड़ाग फैलाया है। इसे तू खड़ाग कहता है? मेरी इंसल्ट करता है, यू बिच। अगर मैंने तुझे तबाह ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। वो किसी पढ़े लिखे शख्स की तरह बोल रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी शहर में गुजरी है। ये एक अजीब बात थी। ऐसे दूर अफ्तादा गाँव का बच्चा इस लहजे में बात करे तो समझ लें कि वो अपने हवास में नहीं होगा, कैथी ने सरगोशी में कहा। वहाँ खड़े तमाम लोग अजीब सी नज़रों से अली मदद शाह को देख रहे थे। हर एक की आंखों में जज्बा हमदर्दी था। आप एक काम करें, ग़ुलाम रसूल ने अली मदद शाह के दादा की तरफ देख कर कहा। इसे फिर से हमारी हवेली में पहुंचा दें। यूं भी इसका इलाज अभी हुआ नहीं था और आप लोग इसे घर ले आए। आखिर इसे बीमारी क्या है? आप लोगों के आने से पहले तो इसे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। इंसान के जिस्म में बीमारियां हिमा वक्त मौजूद रहती हैं, बस उन्हें उभरने का मौका चाहिए। अली मदद के अंदर भी बीमारी मौजूद थी, उसे मौका मिला और वो उभर आई। ग़ुलाम रसूल ने उसे मुतमिन करना चाहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आप ही लोगों की कारस्तानी है? आप लोगों ने कोई ऐसा जादू किया है जिसका सीधा असर इस बच्चे पर पड़ा? एक शख्स ने नागवार लहजे में कहा। क्या आप लोगों ने मुझे जादूगर समझ रखा है? हम लोग पढ़े लिखे बंदे हैं, ग़ुलाम रसूल ने भी तलख लहजे में जवाब दिया। पढ़े लिखे लोग ही तो दुआ तावीज़ करते हैं, हम जैसे जाहल कहाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं? उसी शख्स ने जवाब दिया। आप इस वक्त गुस्से में हैं और गुस्सा हराम है। आपने सूरह तूर आयत नंबर 48 में पढ़ा होगा, और अपने रब के हुक्म के लिए सब्र कर, बेशक तू हमारी निगाह में है। जब सब कुछ उस परवरदिगार की निगाह में है तो फिर हम लोग क्यों फ़िक्र करें? इसको बीमारी मिली है तो शिफा भी वही देगा। आप फ़िक्र ना करें और इसे मेरे साथ भेज दें। शायद ये कुरानी आयत का मौजज़ा था कि वही लोग जो ग़ुलाम रसूल पर गुस्से में चढ़ दौड़े थे बिल्कुल ठंडे पड़ गए। ठीक है, आप इसे ले जाएं। ग़ुलाम रसूल और कैथी अली मदद शाह को साथ लेकर चले आए। उन्हें घर पहुंचाकर ग़ुलाम रसूल ने कार निकाली और बाज़ार जाने के लिए चल पड़ा। वो गिलगत रोड पर चल रहा था। उसे सुबह ही सुबह बावर्ची ने बताया था कि ज़रूरत की तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। उन्हीं चीज़ों की ख़रीदारी के लिए वो बराबर वाले कस्बे के बाज़ार की तरफ जा रहा था। ड्राइविंग के दौरान में भी उसका जहन उलझा हुआ था। वो अली मदद शाही के बारे में सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो बार बार पढ़े लिखे लोगों की तरह गहरी गहरी बातें करने लगता है। क्या वाकई उसका ये दूसरा जन्म है? उसका दावा सही है? इस्लाम ने, कुरान ने दूसरे जन्म का इनकार किया है। फिर ये क्या राज है कि वो बार बार इस किस्म का उलझाव पैदा कर रहा है?
غلام رسول اپنے خیالوں میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ وہ داہنے جانب مڑنے کی بجائے سیدھا چل رہا ہے۔ نتیجن وہ اس قصبے میں پہنچنے کی بجائے ایک دوسرے قصبے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ قصبہ مرکزی سڑک کے ساتھ تھا، اس لیے پہاڑ کے اوپر سے ہی نظر آ رہا تھا۔ غلام رسول ادھر ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ اس قصبے میں پہنچ گیا۔ اس نے کار کو ایک پیڑ کے نیچے روکا اور نیچے اتر کر پیدل ہی بازار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بازار خاصا بڑا تھا، چھوٹا موٹا شہر تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خوبصورت عمارتیں بھی تھیں اور یقینی طور پر یہ عمارتیں وہاں کے رئیس کی ملکیت تھیں۔ ان کا طرز تعمیر زیادہ تر ہندوانہ تھا۔ وہ ایک بڑے سے خوبصورت مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا جو قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھا، لیکن اس کا ایک حصہ جسے بغلی حصہ کہا جا سکتا ہے بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اصل عمارت سے الگ زمین حاصل کرنے کے بعد اس کا ایک معین احاطہ بنایا گیا تھا اور اس احاطے میں خوبصورت باغ لگایا گیا تھا۔ احاطہ ایسا تھا کہ باہر سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ اگر وہ لوگ چاہتے تو اس خوبصورت عمارت کے گرد اونچی چار دیواری بنا سکتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اسے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ باغ میں ایک سنگ مرمر کی بینچ بنی ہوئی تھی۔ غلام رسول کی نظر اس بینچ پر پڑی تو ٹھہر کر رہ گئی۔ بینچ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ غلام رسول اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ غیر محرم لڑکی کی طرف دیکھنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، مگر وہ لڑکی کچھ اس طرح بیٹھی تھی کہ وہ بے خیالی میں ہی یہ گناہ کر بیٹھا۔ اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے، بال اتنے گھنے اور لمبے تھے کہ وہ اس کی کمر سے بھی نیچے تک لٹک رہے تھے۔ بالوں کا ایک انبار تھا جس کے احالے میں اس کا حسین چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت کچھ ایسی تھی کہ بے ساختہ غلام رسول کی زبان سے کلمہ تحسین نکل پڑا۔ عورت کی حس مردوں کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے۔ لڑکی نے بھی اس کی نظروں کی چبھن محسوس کر لی اور اس نے سر اٹھا کر غلام رسول کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ غلام رسول کو ایک لمحے میں یہ احساس ہوا کہ لڑکی کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آیا ہے اور اب وہ اسے سرزنش کرنے کے لیے آ رہی ہے، مگر وہ قریب آ کر اس کے سامنے اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلے اور مدھم سی آواز سنائی دی، تم؟ جی، آپ نے کچھ کہا؟ غلام رسول نے چونک کر پوچھا۔ تم عمر؟ عمر ہونا میرے عمر، لڑکی نے عجیب انداز میں کہا اور آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ انسان بعض اوقات بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت اس لڑکی کی جگہ کوئی توپ لیے کھڑا ہوتا تو وہ اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا، مار مار کر اس کا حلیہ خراب کر دیتا، لیکن اس وقت تو اس پر بوکھلاہٹ کا ایک عجیب سا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس نے وحشت ناک نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر لڑکی کی کلائیاں پکڑ کر اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو غلام رسول ہوں۔ جھوٹ مت بولو، نہیں چھوڑوں گی، تم عامر ہو۔ پھر بھاگ جاؤ، دوڑو، پکڑو۔ اور وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخو پکار پر مکان کے اندر سے بہت سارے لوگ نکل آئے۔ ان میں ایک باروب شخص بھی تھا، اس کی عمر 60 سے زائد ہوگی۔ اس نے سنہرے فریم کا چشمہ لگا رکھا تھا اور سر پر کشمیری ٹوپی تھی، جبکہ دوسرا شخص بھی سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، مگر گوری رنگت پر سیاہ مونچھیں اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ ان دونوں کے علاوہ کئی نوکر بھی تھے۔ وہ سب پریشانی کے عالم میں باہر آئے اور غلام رسول کے گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ غلام رسول پر بوکھلاہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ وہ ہکلا کر کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا جناب، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ یہ اندر سے باہر آئیں اور میرا گریبان کو پکڑ کر چیخنے لگی۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ غلام رسول اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ اس وقت اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی۔ معمر شخص جس نے چشمہ لگا رکھا تھا آگے بڑھا اور لڑکی سے بولا،
बेटी शानू, छोड़ दो इसे, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, बहुत दिन के बाद हाथ आया है, इसे छोड़ दिया तो ये फिर भाग जाएगा। लड़की ने चीख कर कहा, नहीं भागेगा, मैं वादा करता हूँ ये नहीं भागेगा। आमर, तुम भागोगी तो नहीं? मोहम्मद शख्स ने गुलाम रसूल की तरफ देख कर कहा। साथ ही साथ उसने दाहिनी आंख दबा दी। गुलाम रसूल ने हैरान निगाहों से मोहम्मद शख्स को देखा। दूसरा आदमी भी करीब पहुंच चुका था। उसने गुलाम रसूल के कंधे पर हाथ रख कर सरगोशी के अंदाज में कहा, खुदा के लिए मान लो इसकी बात, चंद लम्हों के लिए मान लो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा हम पर। गुलाम रसूल हकीकत में डर गया था। उसने यही समझा था कि वो लोग नज़दीक आते ही बरस पड़ेंगे, खूब लान तान करेंगे, पटाई भी हो सकती है, उनके साथ मुलाजम भी हैं। इतने लोगों से निमटना आसान ना होगा। लेकिन उन लोगों के लहजे ने ढारस दी तो वह सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। तभी तो नौजवान ने इल्तिजाइया अंदाज में दोनों आंखें बंद करके गर्दन हिलाई। गुलाम रसूल बात की तह तक ना सही मगर कुछ हद तक अंदाज़ा कर चुका था। इसलिए उसने नरम लहजे में लड़की से कहा, मेरा लिबास तो छोड़ो, कपड़े छोड़ दो शानू, देखो कमीज़ फट जाएगी। तुम भाग जाओगे, मुझे पता है तुम भाग जाओगे। नहीं छोड़ूंगी, लड़की ने गोया जिद बांध ली थी। नहीं भागूंगा, ये मेरा वादा है, कहीं नहीं जाऊंगा। जावेद, बेटे आमर को अंदर ले जाओ, ये बहुत दिनों बाद मिला है, मोहम्मद शख्स ने कहा। बर्फीले मैदान के दर्रे में दाखिल होते होते अहमद रुका, फिर मुड़कर महेंद्र वशी से बोला, कल जब मैं सही सलामत में वापस आऊँगा तो तुम्हारे झूठ की कली खुल जाएगी और तुम्हारे शैतानी मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। तुम लोग हमें गुलाम बनाए रखने के लिए जो चालें चलते हो उनमें से एक का तो खात्मा हो जाएगा। याद रखो, कल मैं सही आलम तुम्हारे सामने आऊँगा। ये कहकर उसने अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया और बर्फानी मैदान में जाने वाले दर्रे में आगे बढ़ता चला गया। उसकी चाल में इस्तकामत थी। वो फ़ख्र और गुरूर से आगे बढ़ता जा रहा था। उसने पीठ पर बैग लटका रखा था और कंधे पर राइफल। बैग में खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर ज़रूरत की चीज़ें भी थी। प्रोफेसर ने महेंद्र वशी की तरफ देखा। उसका चेहरा हर किस्म के तासरात से आरी था, जबकि अहमद के साथियों के चेहरे पर फ़िक्रमंदी के आसार नज़र आ रहे थे। प्रोफेसर ने तमाम साथियों को वापस चलने का इशारा दिया और ख़ुद भी मुड़ गए। घर वापस आकर प्रोफेसर बिस्तर पर लेट गए। उनके ज़हन पर अजीब किस्म के ख्यालात की यलगार थी। वो उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रहे थे। जब पूरी तरह आंखें बंद होने लगी तो वो बेखबर सो गए। अगले रोज़ दिन चढ़े उनकी आंखें खुली। अहमद के साथियों ने नाश्ता लाकर टेबल पर ढक कर रख दिया था। अली भी कमरे में नज़र नहीं आ रहा था, शायद वो कहीं गया हुआ था। उन्होंने नाश्ता किया और कमरे से निकल आए। उन्हें अब अहमद पर गुस्सा आने लगा था कि वो खमा-मख्वा बर्फीले मैदान में रात गुजारने चला गया था। मुजाहिदीन तो दो टोक फैसला करने के आदी होते हैं, इस तरह की बाजी नहीं लगाते। मारो या मर जाओ की हिकमत अमली पर यकीन रखते हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क इधर से उधर टहलते रहे। फिर वो गलियों में घूमते हुए बाहर आ गए। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा, यहाँ तक कि सूरज अपनी मरियल शुआएं समेट कर अरब की पहाड़ियों में गुम हो गया। मगर अहमद नहीं लौटा। वो वापस घर आए जहाँ अहमद के साथी उसके इंतज़ार में बैठे थे। उन्होंने उन पर एक नज़र डाली, फिर कमांडर अली से बोले, मैं बर्फीले मैदान में जा रहा हूँ क्योंकि अहमद को अब तक वापस आना चाहिए था। अली भी अपनी जगह से उठ गया और अपनी टोपीदार जैकेट, दस्ताने और कोहे पैमाई के जूते वगैरह पहनने लगा। फिर तैयार होकर बोला, ऐसा करते हैं, दो मकामी साथियों को भी ले लेते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। अहमियत के साथियों में से 5 आदमियों ने खड़े होकर कहा। फिर वो सब एक साथ मकान से निकले और दर्रे की जानब बढ़ने लगे। दर्रे के बाद बर्फीला मैदान था। उस मैदान में जा बजा अहमद के जूतों के निशानात थे। उन निशानात की वजह से उन्हें बड़ी आसानी हो रही थी। रात में बर्फ़बारी नहीं हुई थी, लिहाजा निशानात साफ़ तौर से ना सही अलबत्ता किसी हद तक नज़र आ रहे थे। उन निशानात की वजह से उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा था और वो सब खासे वसूख से सही सिमत में बढ़ते चले जा रहे थे। अभी तक शुफ्क की सुर्खी मगरब में फैली हुई थी। वो सब एक ऐसे मकाम पर पहुँचे
जहां एक ऊंची पहाड़ी पर गार नुमा जगह बनी हुई थी। ऐसे क़यामत खेद हवाओं वाले मैदान में ये कुदरती पनाहगाह नेमत से कम न थी। उसे बतौर पनाहगाह इस्तेमाल किया जा सकता था। यूँ भी उन्हें एक महफूज पनाहगाह की अशद ज़रूरत थी। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अहमद ने भी इसी गार को पड़ाव के लिए मुंतखब किया होगा, क्योंकि यहाँ राख, कोयले और आध जली लकड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। लेकिन ज़्यादा तशवीश की बात यह थी कि अहमद का वो थैला भी एक तरफ खुला पड़ा था, जिसमें वो अपना ज़रूरी सामान लेकर रुखसत हुआ था। थैले की तमाम चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उस मकाम पर बर्फ़ भी जगह जगह से उखड़ी हुई थी, जैसे दो भैंसों की लड़ाई हुई हो, खूब उधम चौकड़ी मची हो। यती दफ्तन, एक शख्स ने दहशतज़दा आवाज़ में चीखा। यती बर्फ़ानी इंसान को कहते हैं। वो बर्फ़ पर मौजूद कदमों के निशान देखकर ही दहशतज़दा हो गया था। उस पर बुरी तरह दहशत सवार हो चुकी थी। उन निशानात ने अली और प्रोफेसर को भी हैरान कर दिया था। उन्होंने बगौर देखा तो इन निशानात में आगे की तरफ रीछ का सा पंजा था, लेकिन पिछली तरफ का हिस्सा रीछ के तलवे जैसा नहीं था, बल्कि इंसानी पाँव से मुशाबे था। अलबत्ता साइज़ में कई गुना बड़ा था। प्रोफेसर ने टार्च रोशन कर ली। उसकी दायरा नुमा रोशनी धुंध की चादर को चीरती हुई पैरों के अजीबोगरीब निशानात के साथ आगे बढ़ती चली गई। उन निशानात के साथ कुछ ऐसे निशानात भी थे जिनसे पता चलता था कि किसी भारी चीज़ को घसीटते हुए ले जाया गया हो। वो सब निशानात के साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। एक मोड़ मुड़ते ही वो सब ठठक गए। सामने ही एक इंसानी जिस्म के अज़ाब बिखरे पड़े थे। इंसानी जिस्म के बाकियात इस हालत में थे कि उन्हें देखकर दिल हौलने लगा। प्रोफेसर खुद को बीमार बीमार सा महसूस करने लगे। उन्हें चक्कर सा महसूस हुआ। कपड़ों से ही उन्होंने पहचान लिया था कि वह बाकियात अहमद के हैं। गोश्त के लोथड़े इधर उधर इस तरह बिखरे हुए थे जैसे किसी खबीस दरिंदे ने बड़ी बेरहमी से बम्बोरा हो। बर्फ़ पर जा बजा खून फैला हुआ था, जो जम कर लोथड़ों में तब्दील हो चुका था। उसके दोनों बाजू कंधे से अलग अलग पड़े थे और टांगों को आपस में मिलाकर रस्सी की तरह बल दे दिया गया था। पेट चाक था और आंतें इधर उधर बिखरी हुई थी। बिलाशुबा ये एक हौलनाक मंजर था। अहमद के तमाम साथियों पर दहशत तारी हो गई, जिसने पहली बार उस निशान को देखा था और अब तक हज़ियानी अंदाज में यती यती की तकरार किए जा रहा था। उसकी कफ़ियत का रुख मोड़ने के लिए प्रोफेसर ने उसके गाल पर ज़ोरदार तमाचा मारा, फिर उसे समझाने की कोशिश की कि ये किसी दरिंदे का शिकार हुआ है। प्रोफेसर की बात पर उसने खफगी से देखा, फिर पंजों के निशानात की तरफ इशारा करके कहा, क्या ऐसे पंजे किसी दरिंदे के होते हैं? दरिंदा शिकार करने के बाद खाता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अज़ा सलामत हैं। ऐसे लगता है कि सिर्फ गुस्सा उतारा गया है, एक दूसरे शख्स ने कहा। प्रोफेसर ने दोबारा लाश का जायज़ा लिया। पेट चाक था और आंतें इधर उधर बिखरी हुई थी। सीना खुला हुआ था और उस पर जितना गोश्त था नोच लिया गया था। टूटी फूटी पिसलियाँ इधर उधर निकली हुई थी। ये साफ ज़ाहिर था अहमद को जिस दरिंदे ने भी हलाक किया था उसके पंजे भी थे और चीते की तरह नोकीले तेज़ धार दांत भी। अहमद के साथियों ने मोटे मोटे कंबल ओढ़ रखे थे। अली ने उनमें से एक के कंबल को लिया और ज़मीन पर फैला दिया। फिर अहमद के अज़ा को जमा करने लगा। दूसरे लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। फिर उसे गठरी सी बनाई और मरियल कदमों से वापस हो लिए। आबादी में पहुंचते ही बर्फ़ानी इंसान की इस ताज़ा कार्रवाई की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग भाग भाग कर आने लगे। तदफीन से फारग होते ही थे कि महेंद्र वसी का नुमाइंदा आ गया और उसने अजलास तलब किया है। असूलन वो शर्त जीत चुका था। रवायत का तकाजा था कि अहमद के साथी जाकर एतराफ़ शिकस्त करते। हसन और दीगर साथी खड़े हो गए। प्रोफेसर साहब, हम एतराफ़ शिकस्त करने के लिए जा रहे हैं, वो मज़मल आवाज़ में बोले। हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। प्रोफेसर और अली भी तैयार हो गए। वो सब खामोशी से उस मैदान की तरफ जा रहे थे जहां ये शर्त मंजूर हुई थी। उसी मैदान में पहुंचकर प्रोफेसर की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वहां तिल धरने की भी जगह नहीं थी। उसका मतलब ये था कि महेंद्र वसी के गुर्गे
अपने मतलब की बात फैलाने और लोगों को जमा करने के मामले में नहायत मुस्तैद थे। महेंद्र वशी हाजरीन से खिताब कर रहा था। उसकी तकरीर का खुलासा ये था कि वो नाग देवता का सही और जायज़ नुमाइंदा है। उसके मौक़िफ़ की सदाकत की कई मरतबा पहले भी गवाही मिल चुकी थी। बर्फ़ानी इंसान यती ने एक बार फिर ज़ाहिर कर दिया था कि जो भी उसकी मुखालफ करेगा देवताओं का अज़ाब उस पर नाज़िल होगा और दर्दनाक मौत उसका मुकद्दर होगी। नाग देवता का फरमान है कि पूरे इलाके के हिंदुओं पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वह भारत माता की रक्षा करेंगे और आतंकवादियों को अपने इलाके से मार भगाएं। हजूम की जानब से ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा किया जा रहा था। नारे बुलंद हो रहे थे। पता नहीं किस जज्बे के तहत प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और चीख कर बोले, दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये झूठा है। मैं अहमद के चैलेंज को सच साबित कर दिखाऊंगा। आज रात मैं उस बर्फ़ानी मैदान में वक्त गुजारूंगा और सुबह सही सलामत लौटकर आप लोगों को बर्फ़ानी इंसान की हकीकत से आगाह करूंगा। प्रोफेसर के अल्फाज में जादू था। मैदान में सन्नाटा छा गया। दूसरे ही लम्हे महेंद्र वशी की आवाज़ सुनाई दी। एक बार फिर सदाकत को चैलेंज किया जा रहा है। एक बार फिर बर्फ़ानी इंसान मेरे मुनकरों को सज़ा देने के लिए निकलेगा। बर्फ़ानी मैदान फिर से खून से रंगीन होगा। कल फिर एक बार यहाँ जलसा तलब किया जाएगा ताकि तुम लोग खुद आकर इस अंजाम से आगाही हासिल करो। फिर वह अपनी जगह से उठ गया। ये उस बात का इशारा था कि अब जलसा बर्खास्त किया जाता है। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर 2-2, 4-4 की टोलियों में वापस जाने लगे। कुछ लोग प्रोफेसर वगैरह की तरफ देखकर तंज़िया हंसी हंस रहे थे। अली को प्रोफेसर की ये बात पसंद नहीं आई थी। वो बोला, सर, आपने ये बहुत गलत हरकत की है। ख्वाह मख्वाह अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हैं। आपकी जान बहुत कीमती है। मुझ पर यह ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको बहिफाजत पाकिस्तान तक पहुंचा दूं और आप हैं कि नई नई उलझनों में खुद को फंसाते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, ये बहुत ज़रूरी है। मैं न सिर्फ अहमद का इंतकाम लेना चाहता हूँ बल्कि यहाँ के मासूम लोगों को इस साजिशी के चुंगल से निजात भी दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चलूँगा। नहीं, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे अकेले जाना होगा। प्रोफेसर ने वादा अल्फाज में मना कर दिया। जिस वक्त प्रोफेसर ने पहाड़ी दर्रे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो रात की तारीकी खासी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने कोशिश की थी कि टारच की रोशनी में उन्हीं कदमों के सहारे आगे बढ़ें जिसके सहारे चलकर अहमद की लाश तक पहुंचे थे। उन्होंने अपने साथ ज़रूरी सामान का बैग और असला भी ले लिया था। असले में रिवाल्वर के अलावा जर्मन साख्त की एक राइफ़ल भी थी। ये राइफ़ल इतनी ताकतवर थी कि उससे बाआसानी हाथी का शिकार किया जा सकता था। वो बर्फीली पहाड़ियों पर नहायत एहतियात से कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कदम कदम पर बर्फ़ की नोकीली कलमें खड़ी थी जो ज़रा सी बेहतियाती से जिस्म के आर पार हो जाती। फिर गहरी खाइयाँ भी थी जो भूखे दरिंदे की तरह मुंह खोले ताक में थी। इधर ज़रा सा कदम लड़खड़ाया और सालम इंसान को निगल गई। सर्द हवाएं जिस्म में सुइयों की तरह प्यूसत हो रही थी। खुदा खुदा करके वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां अहमद ने पड़ाव डाला था। ये जगह बर्फ़ानी हवाओं से निस्बतन महफूज थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ ऐसे सूखे दरख्त भी थे जिनकी शाखों को आग जलाने के काम में लाया जा सकता था। उन्होंने सूखी टहनियों को जलाकर अलाव रोशन किया और आग की गर्मी से हाथ सेकने लगे। वक्त गुजरता रहा। कई बार झपकी भी आई मगर उन्होंने नींद को करीब फटकने ना दिया। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। उन्होंने बीक वक्त चीख और गुर्राहट सुनाई दी और वो चौंक कर खड़े हो गए। नहीं भागूंगा, ये मेरा वादा है। गुलाम रसूल ने दामन छुड़ाने की कोशिश की। शानों को छोड़ दो, मैं इसे अंदर ले जा रहा हूँ, नौजवान ने कहा। लड़की ने कपड़े छोड़ दिए तो गुलाम रसूल ने गहरी सांस लेकर कहा, चलिए। इस अजीबोगरीब सूरत हाल ने उसे बौखला कर रख दिया था। दिमाग नहीं काम कर रहा था। सोचने समझने की सलाहियत सलब होकर रह गई थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास वापस आ रहे थे। वो लोग उसे अंदर की तरफ ले चले। उस लड़की या औरत ने उसे ऐसे घेर रखा था कि अगर वो भागने की कोशिश करे तो फ़ौरन पकड़ में आ जाए।
वैसे उस लड़की के चेहरे पर ना तो दीवानगी थी और ना वो पागल लग रही थी। अच्छी खासी शक्ल सूरत की मालक थी। एक निगाह देखकर उसके तासरात ज़हन पर तारी होते थे। कदो कामत भी अच्छा खासा था। जिस्मानी लिहाज से लड़की नहीं औरत लगती थी। गुलाम रसूल सोच रहा था कि ये क्या किस्सा है। वो उन लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गया। मकान बहुत खूबसूरत था। वो लोग उसे लिए हुए एक डेवड़ी नुमा इमारत के हिस्से में आ गए। उसके बाद सहन था और फिर इमारत का दूसरा अंदरूनी हिस्सा। औरत ने गुलाम रसूल की आस्तीन पकड़ ली थी। वो उसे खींचती हुई एक सिमत ले आई और एक कुर्सी पर बिठा दिया, फिर खुद भी करीब बैठ गई। देखो अमर, अब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। जो कुछ कहोगे तुम्हारी हर बात मान लूँगी। बस अब कहीं जाने की कोशिश ना करना। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें तलाश करने की या तुमसे दूर रहने की हिम्मत नहीं रखती। अब तो मेरी इल्तिजा मान लो। देखो, अब तो मेरी बात मान लो। अब यहाँ से कहीं मत जाना। नहीं, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा वादा है। अब वो सूरत हाल को पूरी तरह समझ चुका था। चुनाचा किसी हद तक पुरसकून हो गया था। लड़की के लहजे पर अब उसने ख़ास तौर पर से गौर किया था और ये अंदाज़ा लगाया था कि वो कुछ ज़हनी तौर पर मुतदिल नहीं है। वो लोग भी उसे शुक्रगुजार निगाहों से देख रहे थे।